हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम वापस से चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम क्लास 11th CSIP का चैप्टर देखेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड स्टार्ट अवर क्लास। तो आज का जो टॉपिक हम देखेंगे वो है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो कंप्यूटर मेमोरी आपने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा। मेमोरी का मतलब क्या होता है? टू स्टोर डेटाज एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो हम मेमोरी का वर्ड जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हमें मतलब होता है कि हम कहीं किसी को स्टोर कर रहे हैं, कोई डेटा को। ठीक है, तो अब डेटा स्टोर क्यों किया जा रहा है? अगर डेटा स्टोर नहीं करेंगे हम कंप्यूटर में तो डेटा प्रोसेस होने के बाद वो डेटा अगर परमानेंट नहीं है, आपका डेटा आया और चला गया, डिलीट हो गया, तो कोई मीनिंग नहीं है ना, क्योंकि हमें अल्टीमेटली डेटा के साथ वर्क करना है अगेन इन द फ्यूचर। इसीलिए तो अब आपकी चैप्टर में बताया गया कि जो कंप्यूटर मेमोरी है वो टू टाइप्स की मेमोरी है आपकी। कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन मैं अगर देती हूँ कंप्यूटर में तो वो मेन मेमोरी में जाता है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी होती है जो हम स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हैं। ठीक है, जो परमानेंट होता है, मतलब जिसका स्टोरेज परमानेंट होता है। ठीक है, तो पहले मेमोरी के टाइप्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो आपको पता ही चल गया है, इतनी क्लास हमने ले ली कि जो भी डेटा हम कंप्यूटर में देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो किस में जाता है? बाइनरी नंबर में जाता है। ठीक है, अब बाइनरी नंबर हमें पता है कि 0 1 में काम करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइनरी नंबर्स यूज टू स्टोर योर प्रोसेस डेटा। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में होता है? 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो जो 0 और 1 मैं जो बोल रही हूँ उसको हम बिट्स भी बोलते हैं। बिट्स का मतलब ये है कि 0 बिट या 1 बिट। तो बिट्स, जब आपका बिट यूज होता है तो बिट दो ही तरीके का हो सकता है कंप्यूटर में, आइदर 0 या 1। ठीक है, अब ये बिट जब कंबाइन होती है, मतलब जब आप बोल सकते हो 4 0 या 4 1 या 0 1 0 1, इस तरीके से 4 बिट्स कंबाइन होती है, 4 बिट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं निबल। ठीक है, और यही जब डबल हो जाती है, मतलब जब ये 8 बिट हो जाती है इस तरीके से, जैसे 0 1 1 1 1 1 0 0, तो इस तरीके की बिट को हम बोलते हैं बाइट। ठीक है, तो जब आपकी 4 बिट होती है तो निबल बोला जाता है, जब 8 बिट होती है तो बाइट बोलते हैं हम, बाइट। ओके, दिस इज बाइट। ओके, और हमारे पास बहुत सारे मेजरमेंट यूनिट्स हैं। ठीक है, डिजिटल डेटा के, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला है केबी। तो बाइट के बाद जो फर्स्ट है वो है केबी, किलो बाइट। ठीक है, किलो बाइट में आपके कितने, किलो बाइट में आपके कितने, मतलब 1 KB इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स? तो आपका है 1024 बाइट्स। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेजरमेंट्स यूनिट ऑफ डिजिटल डेटा, ये एग्जाम में हमेशा आता है। तो अब आपको यहाँ पे कन्वर्जन भी आना चाहिए। तो देखो, अब मैं बोल रही हूँ कि 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि बाइट्स, एक बाइट में कितना होता है? 8 बिट होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 KB में कितना बिट है, कितना बिट है, तो आप क्या करोगे? 1024 इंटू 8, क्योंकि हर एक में 8 बिट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जैसे 1 MB। 1 MB में कितने होते हैं? 1024 KB होता है। ठीक है, अब 1024 KB, अगर मैं पूछूं इसमें कितनी बाइट है, तो आप क्या करोगे? 1024 इंटू 1024। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में किसी का भी पूछ सकते हैं, जैसे कि वन वन टीबी में कितने बाइट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको इसका ऑर्डर याद रखना है कि फर्स्ट है केबी, देन एमबी, उसके बाद गीगाबाइट्स। ठीक है, उसके बाद टेराबाइट्स, उसके बाद पेटाबाइट, उसके बाद एक्साबाइट, उसके बाद जेटाबाइट, उसके बाद योटाबाइट। ठीक है, तो ये सब अपने बोल सकते हो आपकी, जैसे 1 GB इक्वल्स टू कितना है? 1024 MB। 1 TB इक्वल्स टू 1024 GB। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जीबी कितने बाइट्स का है, तो अब जीबी खुद 1024 MB का है, तो यहाँ पे इंटू 1024, फिर इंटू 1024, फिर इंटू 1024, इस तरीके से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, बाइट तक। तो इस तरीके से आपको इसका ऑर्डर याद रखना है, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतना ही आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमने क्या बोला कि कंप्यूटर के पास कितनी, टू टाइप्स की मेमोरी, एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी क्या है? देखो, जो भी हम प्रोग्राम डेटा जो भी कंप्यूटर में लोड होता है, मतलब जब हम कोई डेटा को लिखते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है? प्राइमरी मेमोरी में जाता है। क्यों जाता है प्राइमरी मेमोरी में? प्राइमरी मेमोरी में नहीं जाएगा तो सीपीयू के पास नहीं जाएगा। अगर सीपीयू के पास नहीं जाएगा तो सीपीयू कैसे परफॉर्म करेगा ऑपरेशन? सीपीयू का फंक्शन है कि वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी में जो भी चीजें अवेलेबल है सीपीयू उसी के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है,
तो जब हम डेटा देते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी जाता है, प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू उस डेटा वहां से फैच करता है और फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। इसीलिए हमारी प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है रीड ओनली मेमोरी। अब एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन इन दोनों में बहुत आता है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। अब रैम, रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है, वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल का मतलब ये है कि जब तक आप इस मेमोरी में काम कर रहे हो, आपके बोल सकते हो कि आपका पीसी ऑन है, जब तक करंट पास हो रहा है, सिग्नल्स पास हो रहे हैं, तब तक ये स्टोर रखेगा। जैसे ही अगर बाय डिफॉल्ट या फिर बाय चांस आपका सिस्टम बंद हो गया या टर्न ऑफ हो गया, तो यहाँ से जो भी डेटा जो भी था वो कुछ भी स्टोर नहीं रहेगा, वो सब वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा को स्टोर नहीं करता है, ज्यादा स्टोर नहीं करता है मतलब। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मतलब ये डेटा को क्या स्टोर करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है, मतलब जब तक ये सीपीयू, जैसे ही सीपीयू ने डेटा फैच कर लिया रैम से, वो डेटा क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर इट रिटेन्स द डेटा इन इट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इसका फुल फॉर्म, सेकेंड पॉइंट इसका नेचर, वोलेटाइल इन नेचर, और ये डेटा को कैसे स्टोर करता है, टेम्परेरी, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब इसको हम मेन मेमोरी भी देखो मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि प्राइमरी मेमोरी में ही डेटा आता है, और सबसे पहले रैम के पास डेटा आता है, फिर रैम से सीपीयू आपका डेटा लेता है, ठीक है। तो सब ये डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता, इसीलिए ये मेमोरी कैसी होती है, फास्टर इन नेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा दूसरा टाइप है वो है रोम। रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये हुआ कि जो भी कंटेंट रोम के पास है वो कभी भी डिलीट नहीं होंगे, वो वैनिश्ड नहीं होंगे, पावर सप्लाई हो या नहीं हो वो कंटेंट सेव रहेंगे, ठीक है। तो कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये कंटेंट को सेव रखती है, स्टोरेज देती है, मतलब एक परमानेंट स्टोरेज देती है, इसीलिए थोड़ा सा ये कंपेयर टू रैम के स्लो है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी हम अभी आगे पढ़ेंगे, उससे ये फास्टर है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो कि रोम का एग्जाम्पल होता है स्टार्टअप प्रोग्राम, जो हम बूट लोडर बोलते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो लोड करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं कि स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम इज स्टोर्ड इन रोम। मतलब जब भी आपका पीसी स्टार्ट होता है तो रैम जो एक्सेस करता है वो जो स्टार्टअप प्रोग्राम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्टअप करने का जो प्रोग्राम है, वो रोम में स्टोर होता है, ठीक है। अब इन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसके बीच में एक और मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं कैच मेमोरी, ठीक है। अब देखो रैम तो बहुत फास्टर है, हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि रैम फास्टर है सेकेंडरी स्टोरेज से, ठीक है। लेकिन जो कैश मेमोरी है वो रैम से भी फास्टर है, ठीक है। तो अब इसका क्या रिक्वायरमेंट है, देखो हमारी रैम बहुत फास्टर है, लेकिन रैम सीपीयू से फास्टर नहीं है, सीपीयू रैम से बहुत ज़्यादा फास्टर है। इसीलिए जब सीपीयू फैच करता है इंस्ट्रक्शन प्राइमरी मेमोरी से, रैम से, तो क्या होता है, जब तक रैम के पास इंस्ट्रक्शन नहीं आता या रैम स्लो हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम होता है, तो सीपीयू को अपना ऑपरेशन स्लो डाउन करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीपीयू को वेट करना पड़ता है। तो ये वेटिंग टाइम ना रहे, प्रोसेसर कंटिन्यू अपना वर्क करते रहे, इसके लिए हम यूज करते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। अब कैच मेमोरी क्या करती है, देखो वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी विच इज नोन एज कैश मेमोरी। तो ये किसके बीच में, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में ये प्लेस होती है, ठीक है। अब ये प्लेस होती है तो इसमें क्या करता है, सीपीयू को जब कभी कोई डेटा, सीपीयू क्या करता है, पहले कैश मेमोरी के पास जाता है, डेटा को देखता है, अगर कैश मेमोरी में डेटा नहीं है तो वो रैम के पास जाएगा, रैम से लेगा, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो कैश मेमोरी आपकी रैम में जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन आ रहा है उसकी एक कॉपी बना के रखती है अपने पास। अगर सीपीयू आके वो देखेगा और उसे वो कॉपी मिल जाती है तो सीपीयू अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हेन द सीपीयू नीड्स टू एक्सेस मेमोरी इट फर्स्ट एग्जामिन द कैच। पहले वो कैश मेमोरी में देखेगा, अगर मिल गया उसको तो वो एक्सेस ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देगा, अगर नहीं मिला, देखो इन द केस ऑफ रिक्वायरमेंट इज मेट इट इज रीड फ्रॉम द कैच, अदरवाइज द प्राइमरी मेमोरी इज एक्सेस्ड। अगर नहीं मिला तो वो प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगा। तो इसलिए कैश मेमोरी क्यों यूज होती है, टू स्पीड अप योर ऑपरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी
अब देखो, प्राइमरी मेमोरी में हमने पढ़ा कि रोम थोड़ा बहुत स्टोरेज करता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी आपकी किस लिए? सेकेंडरी मेमोरी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, ऑक्सिलरी का मतलब है कि हम एक्स्ट्रा स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज के लिए हम एक्स्ट्रा मेमोरी हमारे कंप्यूटर में अटैच करें, जिसके एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी डीवीडी, मेमोरी कार्ड, टेप ड्राइव। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव आजकल यूज होता है। ठीक है, तो इस देखो अब क्या करता है सेकेंडरी मेमोरी, ये परमानेंट स्टोर करता है आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस को, जिससे आप फ्यूचर में कभी भी वो डेटा यूज कर सको। ठीक है, अब कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी ये बहुत स्लो होता है, अ, और थोड़ा चीपर भी होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी आपकी बहुत कॉस्टली होती है। तो इसमें क्या होता है, जब आप सेकेंडरी स्टोरेज कनेक्ट करते हो आपके कंप्यूटर से, तो पहले क्या होता है, पहले वो जो भी वॉटेवर आपको जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है सेकेंडरी मेमोरी से, पहले वो मेन मेमोरी में आएगा, उसके बाद ही सीपीयू एक्सेस करेगा। सीपीयू आपके सेकेंडरी स्टोरेज से डायरेक्ट नहीं इंटरेक्ट करेगा, वो अपनी मेन मेमोरी से इंटरेक्ट करके ही आपसे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा। इसीलिए सारे इंस्ट्रक्शंस पहले मेमोरी में लिए जाते हैं, फिर मेमोरी से वो सीपीयू एक्सेस करता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई दिया। और सॉलिड स्टेट ड्राइव मैंने क्या बोला, आजकल ये सब यूज होती है। क्यों यूज होती है? एसएसडी आपके डेटा सर्वर में यूज होती है, क्योंकि इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होता है। ठीक है, और स्पीड भी बहुत फास्टर होती है डेटा को ट्रांसफर करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। अब डेटा कैप्चरिंग आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा। डेटा कैप्चरिंग का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, तो डिजिटली आप डेटा को कैप्चर करो। अब हो सकता है कि आप डिजिटली आइदर बाय कीबोर्ड एंटर कर रहे हो, या फिर आप बारकोड रीडर से, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वहां पे बारकोड रीडर से डेटा को रीड किया जाता है। ठीक है, कुछ भी तरीका हो सकता है डेटा को सेंस करने का, मतलब सेंसर के तरीके से हो सकता है, कीबोर्ड के तरीके से हो सकता है, बार लेकिन इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल जगह से डेटा को ले रहे हैं। अब आपकी सोशल मीडिया जो वेबसाइट है वो भी एक तरीके से डेटा को क्या करती है, कैप्चर करती है, इनपुट कराती है। ठीक है, तो ये डेटा कैप्चरिंग का मतलब है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज वी आर जस्ट कैप्चरिंग द डेटा अराउंड अस। ठीक है, अब डेटा स्टोरेज क्या है, अब ये जो डेटा कैप्चर हो रहा है इसको हम कहीं ना कहीं स्टोर करा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन पे ही प्रोसेसिंग होने वाला है। अगर आप कोई शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, वहां पे आपने कुछ खरीदा है, तो पहले उसका डेटा कैप्चर किया जाएगा, उसके बाद वही डेटा को यूज किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा। तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर कराना पड़ेगा। तो उसको स्टोरेज कराने के लिए अभी देखो, आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या यूज करती है, वो डेटा सर्वर यूज करती है, क्योंकि उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। ठीक है, अगर आप एक छोटी सी जगह की बात करोगे, नॉर्मल स्कूल की बात करोगे, तो उधर आप हार्ड डिस्क में या फिर सॉलिड स्टेट डिस्क में भी डेटा को स्टोर करा सकते हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका डेटा आप किस जगह एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो डेटा स्टोरेज का काम यही है कि इन जनरल यूज्ड टू स्टोर द डेटा फॉर ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेटा रिट्राइवल। डेटा रिट्राइवल का मतलब ये है कि आपने डेटा स्टोर करा लिया, अब जो फैश डेटा है, जो भी आपने स्टोर करा है, उसको आप रिट्राइव करो। मतलब इट इन्वॉल्व्स फैचिंग द डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, फॉर प्रोसेसिंग एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट, उसको फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, बस, और ज्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ डेफिनेशन से ही होगा। अब नेक्स्ट है डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। तो डेटा डिलीशन, डिलीशन का मतलब ये है कि हम जितना भी डेटा कैप्चर हो रहा है वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है, डेटा सर्वर पे हो रहा हो या कोई हार्ड डिस्क में हो रहा हो, लेकिन डेटा डिलीशन का मीनिंग ये है कि आपके डेटा को थ्रेट तो है, आपका डेटा हो सकता है कभी कभी तो हम बोल सकते हैं कि हम ही ने डिलीट किया हो डेटा, हम ऑथराइज्ड यूजर ने किया हो। कभी कभी जो ऑथराइज्ड यूजर नहीं है, आप बोल सकते हो हैकिंग हो सकता है डेटा पे, या सिस्टम ही क्रैश हो सकता है, डेटा सर्वर क्रैश हो गया और डेटा डिलीट हो गया। तो डेटा डिलीशन के चांसेस हमेशा आपकी डिजिटल में जब भी आप बात कर रहे हो, तो डेटा डिलीशन के चांसेस हमेशा होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका डेटा डिलीट हो जाता है, जैसे यहाँ पे है डेटा डिलीशन एंड रिकवरी, तो डिलीट मतलब तो इरेज हो जाना। ठीक है, तो आपका जो भी डेटा है वो सब एक मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है। हम बात कर रहे हैं अब से मेमोरी। तो मेमोरी क्या देती है, हर डेटा को एक लोकेशन देती है। ठीक है, वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके स्टोर होता है। अब जब रिकवरी वर्ड आता है, तो रिकवरी कैसे होती है, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता ही है कि हम डेटा हमने कहीं स्टोर किया, हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर कर दिया, अब हमारी हार्ड डिस्क डैमेज हो गई। ठीक है, अब हमें डेटा रिकवर कराना है। ठीक है, तो रिकवरी आपकी तभी होगी जब जो भी मेमोरी की, जो भी बोल सकते हो एड्रेस पे आपका डेटा स्टोर है, आपने वहां से डेटा डिलीट कर, मतलब आपका डेटा डैमेज हो गया। ठीक है,
अब अगर आप रिकवरी कराने जा रहे हो, अगर उस लोकेशन पे कोई और डेटा एडिट नहीं हुआ, कोई और डेटा ऐड नहीं हुआ है, तभी आपका रिकवरी पॉसिबल है। अगर आपके ऑलरेडी वो सब जगह पे कोई और डेटा आ गया है तो वो रिकवरी नहीं होगा। इन शॉर्ट, जब आपका डेटा डिलीट होता है तो वो मेमोरी स्पेस वैकेंट हो जाता है। अगर वो वैकेंट स्पेस में कुछ नहीं भरा गया है तो वो आपका डेटा रिकवर हो जाएगा। अगर वैकेंट स्पेस आपकी फिलअप हो गई कोई न्यू डेटा से, तो आपका डेटा रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई न्यू डेटा ने जगह ले लिया है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेटा रिकवरी का प्रोसेस होता है। आपकी बुक में दिया ही है कि रिकवरी ऑफ द डेटा इज पॉसिबल ओनली इफ द कंटेंट और मेमोरी स्पेस मार्क एज डिलीटेड हैव नॉट बीन ओवर रिटन बाय सम अदर डेटा। ठीक है। तो अब हम डेटा रिकवरी या फिर बोल सकते हो डेटा डिलीशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हम डेटा को एनक्रिप्ट करके रखें या फिर बैकअप बना के रखें, स्टोरेज करके रखें। इस तरीके से अगर आप डेटा फाइल को रखते हो तो आपका डेटा हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन हाँ, डेटा डिलीशन और डेटा रिकवरी एक बहुत बड़ा कंसर्न है व्हेन यू आर डीलिंग विद डेटा। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा कि कभी भी आप अगर अपना कुछ भी इंपॉर्टेंट डेटा दे रहे हो तो यू शुड हैव कॉपी ऑफ दैट डेटा। ठीक है। दिस कंसर्न कैन बी मिटिगेटेड बाय यूजिंग प्रॉपर टूल्स टू डिलीट और शेयर। अब इधर ये बात बोली जा रही है कि अगर आप कभी आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गई है या आपकी हार्ड डिस्क डैमेज हो गई तो आप ऐसे ही मत हार्ड डिस्क को फेंकिए। बेटर है कि आप एक बार उसको किसी कंपनी में जाके फॉर्मेट करा के फेंकिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो डेटा आपका उसमें प्रेजेंट हो और कोई उसका मिसयूज कर ले। इसीलिए हमेशा आप हार्ड डिस्क ये कभी भी फेंकनी नहीं चाहिए आपको। कोई कंपनी में जाके उसको फॉर्मेट कराओ उसको, या फिर रीयूज रिसाइकल जो भी करा सकते हो वो कराओ। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।